रूटीन काफ़ी आ गई है। कंट्रोल क्यों, स्पेस है ना इसमें। शुरू कर दो, देख। शुरू कर दो। अस्सलामुअलैकुम माय फ्यूचर डॉक्टर्स, जल्दी से बता दें कि मेरी आवाज़, मेरी स्क्रीन आप तक सही तरह से पहुंच रही है या नहीं। जल्दी से कमेंट्स कर दें, क्या मेरी आवाज़ आप तक आ रही है या नहीं आ रही, जल्दी से बताएं जी। वालेकुम सलाम। जी, जल्दी से मुझे बस बता दें कि मेरी आवाज़ आप तक सही जा रही है, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है, ताकि हम अपना फुल एनर्जेटिक्स आज का सेशन जो है वो स्टार्ट कर सकें आपके साथ। जल्दी से बता दें, शाबाश। जी जी बेटा, ठीक है ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा दोबारा से, अस्सलाम वालेकुम माय फ्यूचर डॉक्टर। फ्यूचर डॉक्टर इसलिए क्योंकि आप ही तो हैं जो फ्यूचर में अब डॉक्टर बनने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है केमिस्ट्री का सेशन, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर अली महराज, और आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ बेसिक जो फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, और इसमें हम डील करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। एमडी कैट के बच्चों को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है वो उनके न्यूमेरिकल्स में आता है। बेशक के एमडी कैट के पेपर में न्यूमेरिकल्स 3 से 4 आते हैं, लेकिन एक एक नंबर हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती होता है, और हमें सारे के सारे एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं, और सारे हमने मार्क्स जो है वो कलेक्ट करने हैं। तो प्रॉब्लम ये आता है बच्चों को, बच्चे बार बार हमें मैसेज करते हैं कि सर न्यूमेरिकल्स बार बार हम करते हैं, बार बार फार्मूलाज भूल जाते हैं, कोई ऐसी तरीका बताएं, क्योंकि वहाँ पे तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल ही नहीं होता और बगैर कैलकुलेटर्स की हमने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होता है। तो कुछ ऐसा पैरामीटर्स बता दें जिसमें मिनिमम फार्मूला यूज़ हो और आसानी के साथ जो है वो हम न्यूमेरिकल्स कर सकें। तो जल्दी से बताओ, पहले किन किन बच्चों को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, शाबाश बेटा। किन किन बच्चों को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम है, जल्दी से बताएं। ओहो, ये तो सारे बच्चे कह रहे हैं यस सर, प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है मैं बता दूं, इस वक्त हम पढ़ रहे हैं ब्रिज बैच के बारे में। और ब्रिज बैच जैसा कि आपको मालूम है कि आज लास्ट डे है इसको ज्वाइन करने का, और ऑलरेडी हमारे पास बच्चे जो हैं मोर देन 10,000, अभी जो मुझे खबर मिली है कि ऑलमोस्ट 11,000 के करीब बच्चे इनरोल्ड हो चुके हैं। माशाल्लाह, ये आपकी मोहब्बतें हैं, चाहते हैं हमारे लिए, और ये लास्ट डे है आज इसको इनरोल करने का, ब्रिज बैच। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं इनरोल किया वो हमारे कम्युनिटी ग्रुप में जाएं, और वहाँ पर नंबर दिए हुए हैं, और उसको इनरोल करें। और इनरोल होने का बहुत ही सिंपल वे है कि आपने इसको इनरोल कैसे होना है। आपने कहीं से भी, आपने इजी पैसा कितने भी किसी को चैरिटी कर दें, और उसकी जो रसीद है हमारे जो कम्युनिटी ग्रुप में नंबर दिया हुआ है उस पर सेंड कर दें। आप आसानी से इसमें इनरोल हो सकते हैं। और इसमें आज के सेशन में केमिस्ट्री में मैं आपको कम्प्रीहेंसिवली आज हम इन न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, किसी एक टॉपिक के बारे में नहीं, सारे बेसिक कंसेप्ट में, जिसमें आपके पास एम्पेरिकल फार्मूलाज हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं, मोल्स हैं, एवोगाड्रोस नंबर है, मोलर वॉल्यूम है, स्टोइकोमेट्री है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, यील्ड, इन सारे टॉपिक के जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको सॉल्व करने का सारा मेथड हम बताने वाले हैं। इस वक्त आप पढ़ रहे हैं बेटा ब्रिज बैच में, और जिसमें हम लाइव सेशन कर रहे हैं कम्प्रीहेंसिवली। और इस ब्रिज बैच में हम आपको टॉपिक कंप्लीटली पढ़ाएंगे। उसके बाद आपने इस टॉपिक पढ़ने के बाद आपने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपके लिंक्स ऑलरेडी हमारे जो नियर पेयर के कम्युनिटी जो ग्रुप्स हैं उसमें आपको सेंड कर दिए गए हैं। आप उसको ज्वाइन करें, और वहाँ जाके आपने प्रैक्टिस ड्रिल्स भी जो है वो क्या करनी है, सॉल्व करनी है, ताकि टेस्ट के लिए हम लोग क्या कर सकें, प्रिपेयर हो सकें। हमने बेसिकली आपको इसमें
प्रिपेयर करवाना है कि आपने इसकी प्रिपरेशन एमडी कैट की करनी कैसे है, तो सब चीज़ें इसमें गाइड बाय गाइड मैं आपको बताता रहूँगा। और ब्रिज बैच के बाद, ये जो स्कॉलरशिप का बैच है, इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा कंप्रीहेंसिवली बैच, उस बैच का नाम है यकीन बैच। और यकीन बैच के बारे में बता दूं कि लास्ट ईयर जो यकीन बैच हमारा गया है उसका जो रिजल्ट है, ऑलमोस्ट 40% बच्चे मेडिकल कॉलेज में इस वक्त जाकर बैठे हुए हैं। और ये रेशो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से नेक्स्ट टाइम इससे भी बढ़ेगी। और यही ब्रिज बैच को हम जो है नेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे आपके पास यकीन बैच में। और यकीन बैच की मैं थोड़ा सा बता दूं, इसमें हम कंप्रीहेंसिवली अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी के टॉपिक, जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हम लाइव सेशन में आपसे डिस्कस करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स लेंगे और आप उन सब के बारे में इसके सॉल्यूशंस जो हैं वो भी हम आपको गाहे बगाहे बताते रहेंगे। ठीक है, तो आज का जो सेशंस है वो है न्यूमेरिकल्स के बारे में, और ये तमाम बैचेस की जो जिक्र है वो हम करते रहेंगे। और ये टॉपिक हमने क्यों चूज़ किया इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये टॉपिक हमने क्यों चूज़ किया आपके लिए। क्योंकि इससे पहले जो हमारे बैचेस चल रहे थे, तो मैं अब गाय बगाए बता दूंगा आपको, अब तो अभी इनरोल्ड बहुत सारे बच्चे ब्रिज बैच में आए हैं। इससे पहले जो हमारा बैच था वो जुनून बैच था, पहचान बैच 1.0, 2.0 और 3.0। जब हमने उसके स्कोर प्रेडिक्टर की बात की, स्कोर प्रेडिक्टर देखें हमने तीनों बैच के, तो पता चला कि एक 150 पे है, एक 150 प्लस पे है, या 144 पे है। तो जब उसके हम डीपली जब गए तो उसने हमें बताया कि बच्चे कहाँ कहाँ पर वीक हैं, किन किन टॉपिक में वीक हैं। ठीक है, और आप भी इस नियर पीरियड की टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आपने ये देखा होगा एमडी कैट में, ये बात ऑब्जर्व की होगी आपने कि आप जहाँ कहीं भी पढ़ते थे आपको कोई नहीं बताता था कि आपका टोटल स्ट्रेंथ क्या है, इस वक्त कहाँ पे आप लाई कर रहे हैं। आपने एक टॉपिक तैयार कर लिया है, आपने टेस्ट कर लिया है, लेकिन आपकी वीकनेस किसी ने नहीं बताई कि उसमें क्या है क्या नहीं है। तो आप इस सारी चीज़ को एनालिसिस करने के लिए आप नियर पीरियड की हमारी तमाम टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। लाइव लेक्चर्स में लाइव लेक्चर्स भी हैं, रिकॉर्डिंग्स भी हैं, प्रैक्टिस ड्रिल्स भी हैं, और सबसे बड़ी बात जो एंड में हमारा जो स्कोर प्रेडिक्टर है वो आपको गाहे बगाए आपकी परफॉर्मेंस के बारे में बताता रहेगा और आपको हमेशा पुल करता रहेगा, नहीं बेटा यहाँ पे नहीं रुकना, हमने 180 जो है वहाँ पर मेंटेन करना है, हमने स्कॉलरशिप विन करनी है, और इस तरह कॉन्टिन्यूटली हमने पढ़ना है और यकीन बैच में जाना है। ठीक, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और न्यूमेरिकल्स करेंगे इन तमाम टॉपिक्स के बारे में। तो पहला जो टॉपिक है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो जल्दी से बताओ कि बताओ एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला, बताया है सर, जल्दी बताओ शाबाश। किन किन बच्चों को पता है एम्पेरिकल फार्मूला के बारे में, जल्दी बताएं, ताकि इसके बारे में डिटेल्स के साथ जो हम लोग क्या कर सकें, स्टार्ट कर सकें। एक एक पॉइंट बेसिक से शुरू करेंगे, बेसिक से लो लेवल से शुरू करेंगे और हाई लेवल तक लेके जाएंगे, ताकि आपका कोई पॉइंट जो है वो मिस ना हो सके। ठीक है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएं व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला, कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला, बताएं शाबाश, कि क्या है एम्पेरिकल फार्मूला। ये जो आपकी चैट पे एनर्जी है ना, ये जो आपकी चैट है ये हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है। ठीक है, तो काइंडली हमारे साथ रहें और हमें बताते रहें कि क्या सवाल हम कर रहे हैं उसके जवाब भी देते हैं। बिल्कुल सही सर, ये सिंपलेस्ट फार्मूला है, ये सिंपल फार्मूला है जो दो एटम्स के बारे में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो के बारे में बताता है। दैट इज द एम्पेरिकल फार्मूला सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आज हम इस एम्पेरिकल फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या है और इससे हम सिंपलेस्ट फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं और इसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी बातें आज हम आपसे डिस्कस करेंगे बेटा जी। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं कि व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला। बहुत सारे बच्चों ने बताया कि सर दिस इज अ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। ठीक, व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला, सर सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, ठीक है, जो कि एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को बताता है। फॉर एग्जांपल सर ये देखें ग्लूकोज, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो व्हाट इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, कैसे निकालेंगे इसका एम्पेरिकल फार्मूला। तो सर ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए आप कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सिंपलेस्ट रेशो ले लें। लेकिन यहां मेरा एक सवाल है, बताओ शाबाश मुझे कि सिंपलेस्ट रेशो किसे कहते हैं। सिंपलेस्ट रेशो बताओ, जल्दी से आंसर करो, व्हाट इज सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो के बारे में बताना है आपने।
जी कार्बन के यहाँ पे 6 एटम है सर, हाइड्रोजन के 12 एटम है, ऑक्सीजन के 6 एटम है। तो आप इनको सिंपलेस्ट नंबर पे डिवाइड कर दो, जो सिंपलेस्ट नंबर आएगा जो आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकेगा, दैट इज कॉल्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल आप इसको जब डिवाइड करते हो, मैं आपका कलर चेंज कर लेता हूं, मैं कलर चेंज करता हूं, कलर चेंज करने के बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। आज हम सारी बेसिक क्लियर करेंगे, बेसिक से हम हाई लेवल में जाएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर से क्लियर हो सकें। तो साथ साथ रहिएगा मेरे। तो देखें 6 1 द 1, 6 2 एंड 6 1। तो अब आप देखें क्या इसकी फर्दर डिवीजन हो सकती है? सर बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो ये जो आपके पास नंबर आया है, दिस इज कॉल्ड सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। और किसी भी एटम्स के दरमियान जब रेशो सिंपलेस्ट होल नंबर में आती है ना, तो उससे जो हमारे पास फार्मूला बनता है, दैट फार्मूला इज नोन एज क्या कहलाता है सर? एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। तो अब ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा सर? ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला होगा सर CH2O। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा जी। बेंजीन का लेते हैं, बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? व्हाट इज तो आपको पता है, इसके सिंपलेस्ट रेशो ले लेते हैं। यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन में सिंपलेस्ट रेशो लेते हैं। यहां पे कार्बन के कितने एटम है सर? 6 एटम है, यहां भी 6 एटम है। तो बेटा इसकी रेशो क्या आएगी आपके पास? सर यहां पे रेशो आएगी हमारे पास सिंपलेस्ट 1:1। इसको आगे हम डिवाइड नहीं कर सकेंगे सर। और यहां पे जो हमारे पास फाइनल फार्मूला बनेगा, दैट इज कॉल्ड CH एंड दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। इस तरह से हम सिंपलेस्ट रेशो निकाल सकते हैं। अच्छा बातें यहां पे नहीं खत्म होंगी, ये तो सिंपलेस्ट लेवल था ना, यहां से हम नेक्स्ट लेवल में मूव करते हैं। अब अगली बातें मैं जो आपसे करने जा रहा हूं, वो जरा मेरी बातें जरा ध्यान से सुनिएगा कि वो मैं आपसे क्या क्या बातें करने वाला हूं। अब जरा देखिए, अब मैंने कहा था एक बेसिक लेवल हो गया, अब अगले स्टेप में चलते हैं। ठीक है, अभी इजी मेथड था, अब हम थोड़ा से मीडियम मूड में आएंगे, मीडियम से भी कहाँ में जाएंगे? हार्ड मूड में जाएंगे। फिर हम उसके बारे में क्या करेंगे? कुछ क्विज़ेस भी सॉल्व करेंगे ताकि आपके यहीं पे सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्या हो जाए? क्रिस्टल क्लियर हो जाए। हम तमाम टीचर्स, तमाम नियर पेयर का हमारा मोटिव ही यही है बेटा कि आपको इन फ्यूचर जो है वो डॉक्टर बनाना है। और इंशाल्लाह हमने इस साल सफ़ेद कोट पहनना है। तो अब बात सुने, अगली बात क्या है? आपके पास अगर ऐसा हो, वो कहता है कि ये एक कंपाउंड है CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड। तो बताओ कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? तो सर इसमें तो नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा आ गए हैं, तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? वो तरीका देखें बेटा। अब आपने करना क्या है, गौर करें। आप करेंगे क्या? आप इसमें नंबर ऑफ कार्बन को सेपरेट करें, नंबर ऑफ हाइड्रोजन को सेपरेट करें और नंबर ऑफ ऑक्सीजन को सेपरेट करें और देखें क्या बनता है। यहाँ पे कितनी कार्बन है सर? यहाँ पे 2 कार्बन। कलर चेंज कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, कलर चेंज कर लेते हैं। तो सर यहाँ पे कार्बन 2 हो जाएंगी, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन 4 हो जाएंगी, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। तो अब इसके दरमियान बनाते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर, और जो सिंपलेस्ट होल नंबर बनेगी वही तो होगा ना आपका एम्पिरिकल फार्मूला। तो बताओ तो क्या बनेगी? 2 × 4 × 2। तो आपके पास आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा सर? ये आंसर आ जाएगा CH2O। सर दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ किसका? एसिटिक एसिड का। ये है एम्पिरिकल फार्मूला। सर पीछे आपने ग्लूकोज का भी तो यही फार्मूला बनाया था ना, एम्पिरिकल फार्मूला। क्या कंपाउंड्स के एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। देखो ग्लूकोज का भी एम्पिरिकल फार्मूला यही था ना, सेम हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, और कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं उनको हमेशा सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। सर बताएं कौन कौन से कंपाउंड, बल्कि आप बताएं किन किन कंपाउंड्स को हमेशा उनके एम्पिरिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, किन किन को करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला से? बताओ बताओ जिन किन किन कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एम्पिरिकल फार्मूला से? जल्दी से बताएं, बताएं बेटा बताएं। शाबाश 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 जी सर। आयनिक कंपाउंड्स को, तमाम आयनिक कंपाउंड्स को हमेशा उनके एम्पिरिकल फार्मूला से जो है वो क्या करते हैं सर? रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे
NaCl ये आपके पास एक आयोनिक कंपाउंड है सर, इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा सर? यही तो होगा ना एम्पेरिकल फार्मूला इसका। अच्छा अच्छा, और बताओ सर, इसके अलावा जितने भी जैंड मालिक्यूल हैं, बड़े मालिक्यूल, मैक्रो मालिक्यूल, जैसे सैंड है, सैंड का पता है ना फार्मूला क्या होता है? SiO2, पता है ये सैंड का एम्पेरिकल फार्मूला है। आपका डायमंड, डायमंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर? उसको Cn से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज अ एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ डायमंड। यानी कि यहाँ पे हमने बात क्लियर कर ली, यहाँ पे ये बात क्लियर कर ली हमने कि नंबर 1 कि सर आयनिक कंपाउंड्स, और नंबर 2 जितने भी जैंड मालिक्यूल्स हैं ना, जितने भी जैंड मालिक्यूल्स, उनके जो फार्मूलाज होते हैं ना सर, वो उनको एम्पेरिकल फार्मूला से जो है हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और कुछ कंपाउंड्स के एम्पेरिकल फार्मूला सेम भी होते हैं। ठीक है, यहाँ तक मैंने बच्चों, मेरी बातें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मालिकुलर फार्मूला। तो जल्दी बताओ, हम इकट्ठे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला वाला भी और मालिकुलर फार्मूला वाले भी इकट्ठे हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, ताकि आपके कंसेप्ट बेहतर से बेहतरीन हो जाए। तो बताओ मालिकुलर फार्मूला क्या होते हैं? व्हाट इज मालिकुलर फार्मूला? जल्दी से बताओ जी, व्हाट इज मालिकुलर फार्मूला? जी जी, वेरी गुड वेरी गुड जी। बच्चे कहते हैं सर बहुत प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल में। बेटा इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज के सेशन के बाद आपकी न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम वेपरेट हो जाएगी। जैसे वाटर वेपरेट होता है ना, इस तरह न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आज। तो बेटा मालिकुलर फार्मूला क्या होता है? व्हाट इज मालिकुलर फार्मूला? सर मालिकुलर फार्मूला बताता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो हमें बताता है। क्या बताता है? मालिकुलर फार्मूला के बारे में बताता है सर। तो फार्मूला क्या है? दैट एक्चुअल मालिक्यूल्स बताता है कि उस मालिक्यूल में कितने कितने एटम मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर बेंजीन का मालिकुलर फार्मूला C6H6, ये क्या इन्फॉर्मेशन देता है? ये इन्फॉर्मेशन ये देता है कि सर कार्बन के 6 एटम हैं और हाइड्रोजन के भी 6 एटम हैं। इसी तरह ग्लूकोज 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 सर C6H12O6। तो इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के भी 6 हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम मौजूद हैं। तो ये जो या एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो हमें बताता है, दैट फार्मूला इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा एक सवाल बताओ, एक सवाल है आप लोगों के लिए, सवाल सुनो, सवाल सुनो। किन किन सब्सटेंस का, किन किन कंपाउंड्स का हम उनको उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं? बताओ बताओ जल्दी से, किन के करते हैं? अभी मैंने एम्पेरिकल फार्मूला के बारे में बताया था ना, अब आप बताओ जल्दी से, बताओ शाबाश, बताओ बताओ कि किन किन कंपाउंड्स को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जल्दी बताएं, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कि किन किन। सर कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, एक होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको उनके एम्पेरिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, और जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, उनको उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ आपने बात जो याद रखनी है कि कोवलेंट कंपाउंड्स को मॉलिक्यूलर फार्मूला से जो है वो क्या करते हैं बेटा? रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात याद रखनी है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड किया जाता है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ से अगली बात स्टार्ट करेंगे। ये वाला पॉइंट बहुत अहम पॉइंट है, डोंट मिस इट। इसको हमने यूज करते हुए अगले पॉइंट पे जाना है, और फिर हम इसके मुतालिक जितने भी बेसिक न्यूमेरिकल्स, फिर हम हार्ड न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे, सारी बातें आपसे डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि आपका कोई प्रॉब्लम ना बचे। ठीक है, इसी से तो अगले बैच में जाना है ना। तो बताओ अगले बैच का नाम क्या है? अभी ये बैच कौन सा पढ़ रहे थे सर? ये ब्रिज बैच है। ब्रिज बैच से याद आया, आज लास्ट डे है, लास्ट डे। ऑलरेडी 11,000 इनरोल्ड हो चुके हुए हैं। और किस तरह से इनरोल्ड होना है? हमारे कम्युनिटी ग्रुप में नंबर चल रहे हैं, आप उनसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। और इससे अगला बैच जो हम शुरू करेंगे, जो कि हमारा यकीन बैच है, और यकीन से कहता हूँ जो बच्चे उस बैच में हमारे बताए हुए मेथड से को फॉलो करेंगे, बार बार कह रहा हूँ, फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से यकीनन डॉक्टर बनेंगे। पूरे यकीन से कह रहा हूँ, पूरे यकीन से कह रहा हूँ। इसलिए तो उसका बैच का नाम हमने क्या रखा हुआ है? यकीन बैच।
ठीक है। तो अब ये फार्मूला जो है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? हम एम्पेरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करेंगे। सर व्हाट इज n? यहाँ पे n क्या है? व्हाट इज n? बेटा n जो है ये हमें बताता है नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? नंबर ऑफ एटम्स के बारे में। और सर इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा, तो जल्दी से बता दें सर इसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो वो भी सुनो इसको कैलकुलेट कैसे करना है। एन को कैलकुलेट करने के लिए दो चीज़ें का पता होना ज़रूरी है। एक बेटा मोलर मैस और दूसरा बेटा एम्पेरिकल फार्मूला मैस। ये दो मैसेज का पता होना ज़रूरी है। एक है मोलर मैस और एक है एम्पेरिकल फार्मूला मैस। अगर ये दो वैल्यूज़ हमें मालूम हो तो हम यहाँ पर n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको एक सवाल देता हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि ना बेटा चले आपको ना डिटेल से समझाएंगे। मैंने कहा था ना आपको डिटेल से समझाएंगे। आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे आज, और आज के बाद आपके न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो देखो कैसे करेंगे। मैं कहता हूँ मेरे पास ना एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड ए है, इसका मोलर मैस गिवन है। वो कहता है कि इसका मोलर मैस 78 ग्राम पर मोल है, ठीक है। और इस कंपाउंड का जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो एम्पेरिकल फार्मूला है CH, ठीक है। आपने इसका क्या मालूम करना है? सर हमने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में मैंने क्या बताया था? बताओ शाबाश बताओ। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फार्मूला। n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फार्मूला। अब यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको एक एक बात समझाई जा सके। मैंने क्या कहा था? बेसिक से शुरू करेंगे, हाई लेवल पे जाएंगे। ये नहीं है कि डायरेक्ट आपको हाई लेवल पे लेके जाएं। हमने सिम्टम्स को कंट्रोल नहीं करना, हमने बीमारी की जड़ तक जाना है, असल उसको सॉल्व करना है हमने, ठीक है। सिम्टम्स कंट्रोल करेंगे, बाद में दवाई खाना छोड़ देंगे, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे, वो तो चीज़ें भूल जाएंगे ना हमें। तो हमने पूरा एक एक चीज़ बेसिक से करेंगे, बेसिक से एंड तक जाएंगे ताकि हमारा काम बेहतर से बेहतरीन हो सके। तो देखो अब कैसे कैलकुलेट करूँगा ज़रा देखो। तो बेटा इसका एम्पेरिकल फार्मूला उसने क्या दे दिया? सर CH दे दिया, ये तो आ गया। अब यहाँ पर सर n की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो सर n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो n की वैल्यू फाइंड करने का मैंने क्या फार्मूला बताया था? बताओ जल्दी से, बताओ क्या फार्मूला बताया था? सर n का फार्मूला बताया था आपने मोलर मैस डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मैस। तो सर यहाँ पे मोलर मैस की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे 78 है। और सर एम्पेरिकल फार्मूला मैस कैसे निकालेंगे? तो बेटा एम्पेरिकल फार्मूला मैस इसका मतलब क्या है कि एम्पेरिकल फार्मूले का मैस। तो व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला? तो सर यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला CH था। तो अब इसका कैसे निकालेंगे इसका मैस? तो सर हमें मालूम है कि कार्बन के एक एटम का मैस 12 होता है और हाइड्रोजन के एक एटम का मैस 1 होता है। तो कैसे करेंगे? इनके मैसेज को ऐड कर देंगे। तो सर ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। 12 कहाँ से आया? सर कार्बन के एक में एटम का मैस 12 होता है और हाइड्रोजन के एक एटम का मैस 1 होता है, तो कितना हो जाएगा सर? 13। तो ये मेरे पास जो आंसर आएगा दिस इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला मैस। और इसको अब इस फार्मूले में पुट करते हैं, तो पुट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आई? 6 आई। तो अब ये 6 यहाँ पे पुट करेंगे तो 6 इस CH के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या बनेगा? सर आंसर बनेगा C6H6 एंड दिस इज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। यही तो मालूम करना था ना हमने। अच्छा बेसिक, मैं बार बार कह रहा हूँ, हम छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे, बड़े लेवल पे जाएंगे। आपके छोटे से छोटे पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे? क्लियर करेंगे, ठीक है। जल्दी से बताओ बातें समझ आई? क्योंकि इसके बाद हमने करने हैं न्यूमेरिकल्स करने हैं। जल्दी से बताओ कि ये बातें समझ आई आपको? जल्दी बताओ कि बातें समझ आई?
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जी जी, अलीज़ा खलीक, सुराज कुमार, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही जवाब दी। हमजा अवान, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जी, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप, वेरी गुड। अच्छा, अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ, न्यूमेरिकल्स की तरफ। अच्छा, इसको न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं, लेकिन बार बार मैं बात करूंगा, बेसिक 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 को क्लियर करनी है आज हमने, ताकि आइंदा के बाद कोई इसमें प्रॉब्लम ना बचे। तो बेसिक देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फार्मूला मैथ, सर ये क्या चीज़ें हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उसके जो मैसेज होते हैं उसको हम मॉलिक्यूलर मैथ कहते हैं, और जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जल्दी से कमेंट्स करो, जल्दी से कमेंट करो। आयनिक कंपाउंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आयनिक कंपाउंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जल्दी बताओ, आयनिक कंपाउंड्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आज ना न्यूमेरिकल्स खत्म, ठीक है? तो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ठीक है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही जवाब दिया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कि सर आयनिक कंपाउंड्स को फार्मूला में से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये तो बेसिक चीज़ है। अच्छा, अगर ये चीज़ नहीं आएगी ना, अगर ये मॉलिक्यूलर मैसेज या एम्पेरिकल फार्मूला मैसेज या फार्मूला मैसेज मालूम करना नहीं आएंगे ना, तो अगली बात हमें समझ नहीं आएगी। इसको कैलकुलेट करना सीखो। अक्सर बच्चे इसी में गलती करते हैं और यहाँ से मिस्टेक करते हैं, और यहीं से मिस्टेक करके अगला सवाल पूरा का पूरा गलत कर देते हैं, और वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और वहीं से काम शुरू होता है, और उस कंफ्यूजन की वजह से अगले सवाल भी जो है वो क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। लेकिन ये हमने बिल्कुल नहीं करना, ये आइंदा के बाद ये बिल्कुल नहीं करना। बेसिक क्लियर करेंगे सर, बेसिक क्लियर होगी तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी सर। तो वैसे तो आमतौर पर जो टीचर्स हैं वो ये कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में पहले 30 एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट 30 एलिमेंट्स हैं, आप उनके मैसेज याद कर लें। लेकिन मेरा मानना ये है, ठीक है 30 याद करें, 30 में से इंसान भूल भी तो जाता है ना, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके मैसेज आपको कभी भी नहीं भूलने चाहिए, कभी भी नहीं भूलने चाहिए, ठीक है? जैसे आप दिन भर अपनी इंस्टाग्राम की रील चेक करना नहीं भूलते ना, इस तरह आपको ये मैसेज भी नहीं भूलने चाहिए। अगर ये मैसेज भूलेंगे तो यही से बेटा गलती होती है, यही से न्यूमेरिकल हमारा गलत होता है, क्योंकि बेसिक यही से शुरू होती है न्यूमेरिकल्स की। तो बेटा इन कम से कम इन एटम्स के ना, इन एलिमेंट्स के हमें मैसेज आने चाहिए, हर हाल में आने चाहिए सर। तो जैसे हाइड्रोजन का मैस 1 होता है सर, सोडियम का, पोटाशियम का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन, कॉपर, क्रोमियम। तो बेटा इनके मैसेज हमें हर हाल में हमने याद करने हैं, हमें इसको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए सर, फिंगर टिप्स पे, ठीक है? जैसे आपसे पूछे कि आपके शहर में अच्छा पिज़्ज़े वाला काम बैठा है, तो आप फ़ौरन बता देंगे सर वहाँ पर बैठा है, क्यों? आपको पता है कि वहाँ पे इसकी शॉप है। इसी तरह इन एटम्स के मैसेज भी आपको फिंगर टिप्स पे होंगे, तो आपके बेसिक चीज़ ख़राब नहीं होगी। जब बेसिक ख़राब नहीं होगी ना, तो आगे सही हो जाएगा काम। तो बेटा कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, मैंगनीज, आयरन, बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इनके एटॉमिक मैसेज आपको हर सूरत में आने चाहिए, और इन्हीं को यूज़ करते हुए मैं आपको पहले इनके मैसेज कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। मैसेज कैलकुलेट करने के बाद फिर हम अपने प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे, उसके बगैर नहीं आगे मूव करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हमने बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है, हमने सिम्टम्स को कंट्रोल नहीं करना। आज के सेशन में के बाद, आज के सेशन का बिलीव ही यही है कि हम आज के सेशन के बाद हमारे न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम सर इंशाल्लाह बहुत बहुत हल होने वाली है। तो बेटा इसको लाजमी एटॉमिक मैसेज करें। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है इन मैसेज को? बहुत सारे बच्चे ना, देखें बहुत सारे बच्चे सवाल नहीं करते, बहुत सारे बच्चों को मुझे पता है कि इनको कैलकुलेट करना नहीं आता, ठीक है? लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा, बेसिक से सिखाऊंगा बेटा, बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है? तो आपने मेरे साथ साथ रहना, मेरे साथ साथ रहना बेटा, ठीक? तो अब देखो इसको सोल्व कैसे करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल सिंपल से शुरू करते हैं। मैं कहता हूँ ये वाटर है, वाटर का मैस मालूम करना है। तो आपको पता है कि वाटर के मैस में हाइड्रोजन का जो मैस होता है सर, हाइड्रोजन का मैस 1 होता है, और ऑक्सीजन का मैस क्या होता है, 16 होता है, ठीक है? हाइड्रोजन का मैस 1 है, कैसे 1 है, पीछे करूँ, ये देखो मैंने बताया था 1, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है बेटा, 16। इन्हीं को यूज़ करेंगे, इन्हीं को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो,
इसका मतलब यहाँ पर 2 इंटू क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन आ जाएगा। सर ये 2 कहाँ से आया बेटा, हाइड्रोजन के कितने एटम थे सर, 2 एटम थे। सर ये 1 क्यों आया सर, क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ पे 1 एटम था, ठीक है। और जब भी 2 एटम्स को हमने उसका मैस मालूम करना है तो उसको हम प्लस यानी ऐड करेंगे। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, हाइड्रोजन की वैल्यू 1 है और ऑक्सीजन की वैल्यू सर मैस कितना होता है, 16 होता है। अब क्या होगा सर, 2 प्लस 16, तो 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा सर, 18 हो जाएगा। तो ये जो मैस निकला है दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वाटर। तो इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा बात यहीं पे ख़त्म नहीं करते, मुश्किल वाला करते हैं, ठीक है, मुश्किल वाला करते हैं। सर H2SO4 का मैस बताएं, H2SO4। अभी तो कैलकुलेट करना सीखो, जब आप इसको बार बार कैलकुलेट करोगे इनके मैसेज ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे, फिर आपको बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे बेटा इन द एंड मैं आपको ये एक लिस्ट लेके जाऊंगा, आपने मुझे कमेंट्स करने हैं बाद में कि सर हमने इनके मैसेज कैलकुलेट किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कैलकुलेट करने आ गए हैं और इनके ये आंसर हैं। करेंगे ना, जल्दी बताओ, करेंगे ना। वेरी गुड बेटा, जज़ाकल्लाह। नुसरत सलीम आपने बिल्कुल सही जवाब दिया था, वेरी गुड जी। सादिया ने भी, मारिया मीर ने भी, माही खान ने भी, वेरी गुड बेटा, कीप इट। आपने मेरे साथ साथ रहना है, मेरे साथ साथ रहेंगे, एक एक चीज़ आज क्लियर करेंगे, ठीक है। तैयार कर लें, आज इसको बिल्कुल हमने 0 से स्टार्ट करके एंड तक हाई लेवल तक जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो सर H2SO4 का क्या होगा, अभी हमने देखा कि इसको चेंज करते हैं कलर। हाइड्रोजन का जो है 1 होता है सर, हाइड्रोजन इज़ 1, सल्फर का सर 32 होता है, ऑक्सीजन का 16। नहीं यकीन आता तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप खुद देखो सल्फर कितना है, 32 है, हाइड्रोजन 1 था, ऑक्सीजन 16 था। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है ये देखें सर, 2 इंटू H हो जाएगा, प्लस 1 इंटू S हो जाएगा, और 4 इंटू सा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16 प्लस 4 यानी 16 को यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे 16 ला जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 प्लस 16 प्लस 64। आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा, 98 आ जाएगा सर, 98। सर कोई और करवाएं, मुश्किल वाला करवाएं, चलो मुश्किल वाला करते हैं, ठीक है, कम्प्लेक्स वाला करते हैं सर। मैं कहता हूँ दिस इज़ कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। सर इसका ज़रा मालूम करके दिखाएं, ये ब्रैकेट वाले ज़रा करके दिखाएं, ताकि हमारा ना बहुत अर्सा पहले किए थे, भूल गए सर। जाहिर बात है जो चीज़ नहीं करते इंसान भूल ही जाता है ना बेटा। तो जल्दी से बताओ बेटा, क्या होगा इसका। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बेटा, लिजा बिल्कुल ठीक है, यावर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। इसका बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका बताओ सर। कैल्शियम का सर 40 होता है, ऑक्सीजन का अगेन 16 है, और हाइड्रोजन का सर 1 होता है। तो कैसे करेंगे सोल्व, कैसे करेंगे, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज करते हैं इसका सर। 40 प्लस ये जो 2 है ना, ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम ब्रैकेट में ले आते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन पता है कितना होता है सर, ऑक्सीजन 16 था, प्लस हाइड्रोजन कितना था सर, 1 था, ये आ जाएगा 40 प्लस 2, 16 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 17। तो 17 और 2 द 34, तो सर ये आ जाएगा मैथ 74, दिस इज 74। चलें ठीक है। अब ये बात समझ आ गई, बताओ जल्दी से बताओ। वेरी गुड, सुराज कुमार 74 बिल्कुल सही कहा, रिशा खान बिल्कुल ठीक कहा, माही बिल्कुल ठीक, माही खान ने बिल्कुल ठीक कहा, ठीक है। पुरगी साहब बिल्कुल ठीक कहा, साथ ने भी सही कहा, मेडिको अब्दुल रहमान वेरी गुड। ऐसे ही मेरे साथ साथ रहना है, मेरे तमाम सवालों के जवाब साथ साथ देते रहो, ताकि मुझे पता चले कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, ठीक है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आज मैं जितने भी न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम है आपको सोल्व करके जाऊँगा। इसी तरह मेरे साथ साथ रहना है, इसी तरह मेरे साथ साथ रहना है। अच्छा अब कुछ एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी पता है क्या करनी है, मैं आपको बताता हूँ। मैं कुछ के ना लिखता हूँ, ठीक है, कुछ के मैसेज लिखता हूँ, आपने मुझे सोल्व करके मुझे सेंड करने, अभी नहीं बाद में कर देना, ठीक है। लेकिन करने लाजमी आपने किस चीज़ का करना है सर बता दें हमें। आपने KMnO4 का करना है, इसका मैथ्स मुझे मालूम करके बताना है।
आपने K2Cr2O7 का मुझे करके देना है, ठीक है। इनके आपने लाजमी मुझे करके देने हैं। आपने HNO3 का मुझे करके देना है, H3PO4 का करके देना है। चलें कोई मुश्किल वाले भी दे देते हैं आपको। क्या याद करेंगे सर? इसका कैलकुलेट करके दें। चलें इसका कैलकुलेट करके दें, ठीक है। ये आप नोट कर लें, ये आप नोट कर लें, नोट करें। ये एक्टिविटी है, साथ साथ एक्टिविटी भी करनी है हमने, ठीक है। इनके मैसेज आपने लाजमी कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। लाजमी कैलकुलेट करेंगे, लाजमी करेंगे, ओके। इसको नोट करें, जल्दी से नोट करें, ठीक है। करेंगे ना? बताएं बताएं, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, बताएं। जी सर बिल्कुल क्लियर हो गया, बेटा ने बिल्कुल कहा, अलीज़ा खलीक बिल्कुल ठीक कहा, यस सर बिल्कुल क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट चलते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्विज की तरफ, ठीक है। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, अब जितना मैंने आपको पढ़ाया ना, उस तमाम नॉलेज को यूज़ करते हुए क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, टेक्निक क्या है सॉल्व करने की। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो बच्चा, हम लोग सब कुछ पढ़ लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, हर चीज़ याद कर लेते हैं, ज़हन में बिठा लेते हैं, लेकिन उसको नॉलेज को यूटिलाइज करना नहीं आता कि सर उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, किस तरह से हम उससे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ये तरीका नहीं आता सर। कुछ इसके बारे में भी हमें बातें बताएं। तो डोंट वेरी बेटा, आज सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। जो जो सवाल आपके जहन में है ना, मैं सारे सवाल जहन में रख कर आया हूँ। स्टूडेंट की तरह सोच रहा हूँ, स्टूडेंट की तरह हमेशा पढ़ाते हुए सोचता हूँ कि आपके जहन में क्या सवाल है, ठीक है। पूरे सवाल सॉल्व करेंगे आज। तो वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव एम्पेरिकल फार्मूला CH2O। तो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सॉल्व करो करो करो, शाबाश बताओ। मैं भी सॉल्व करता हूँ, मैं तो करूँगा, लेकिन आप भी मेरे साथ साथ करें ना, ऐसे तो मज़ा आएगा ना। जल्दी बताओ, इनमें से कौन सी ऑप्शन होगी, अल्फा बीटा चार्ली या डेल्टा? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, कौन सी ऑप्शन होगी? अल्फा बीटा चार्ली किसका होगा? सर चारों ऑप्शन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्या इसका एम्पेरिकल फार्मूला ये बन सकता है? मैंने क्या कहा था, अगर ऐसा आए तो इसको समअप करो, समअप करो, C2H5 और O। क्या इसकी सिंपलेस्ट रेशियो हो सकती है? बताओ बताओ, शाबाश। नहीं सर, इसकी सिंपलेस्ट रेशियो नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। अच्छा इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ। सर इसको अगर सम करें, इसमें एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो सर ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला बन गया, ठीक है। और एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड अभी कैलकुलेट किया था ना पीछे, एस्टिक एसिड का, तो उसका एम्पेरिकल फार्मूला भी क्या था? CH2O था। ग्लूकोज, ग्लूकोज उसका भी पीछे कैलकुलेट किया था ना, क्या था? CH2O। तो सर यहाँ पर बीटा चार्ली और डेल्टा का तो बन सकता है CH2O, लेकिन सर अल्फा का नहीं बन सकता, इसलिए फिर यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? सर अल्फा आंसर होगा। क्या आपको बात समझ आई? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्या बात समझ आई? बिल्कुल जी, बात समझ आई जी, बिल्कुल सही सही। डी नहीं होगा, ए होगा बेटा, ए आंसर होगा, ए आंसर, डी नहीं होगा, ए होगा। बताएं शाबाश, क्या आपको समझ आया कि किस तरह से हम इस न्यूमेरिकल को, इसको कैसे सॉल्व किया मैंने? बताओ जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड। चलें, बात यहीं ख़त्म नहीं होती, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ज़रा क्वेश्चन थोड़ा सा पहले इजी था, अब थोड़ा हम मीडियम मूड में आ जाते हैं। आपको पता है PMD से के सिलेबस में, अगर आपको किसी ने गाइड किया तो मैं करता हूँ, PMDC के सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें 3 तरह के MCQs आते हैं, ठीक है। 3 तरह के, 20% उसमें इजी आते हैं बेटा, 60% उसमें मीडियम आते हैं और 20% उसमें हार्ड आते हैं सर, हार्ड आते हैं, हार्ड आते हैं, हार्ड आते हैं, ठीक है। 20% ईजी, 60% मीडियम, 20% हार्ड, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है बता दूं, अभी हम पढ़ रहे हैं ब्रिज बैच के बारे में, और जिन बच्चों ने अभी तक इनरोल नहीं किया तो हमारे कम्युनिटी ग्रुप में राब्ता करें और उसको इनरोल करें। हम इसी तरह से आपको इसी बैच में, और अगला बैच कौन सा है बताओ? मैंने क्या बैच का बताया था? अगला बैच कौन सा है? अगला बैच इसके बाद कौन सा शुरू करेंगे हम? बताएं शाबाश। यकीन बैच शुरू करेंगे सर, बिल्कुल सही कहा। यकीन बैच में भी हम ऐसे ही टॉपिक को डेली आपके साथ लाइव क्लासेस होगी और उसमें आपकी प्रॉब्लम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक। और यकीन से आप डॉक्टर बन सकेंगे इंशाल्लाह। तो अच्छा सर, ये बात तो हो गई, अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो तो बताओ हमें, वो तरीका तो बताओ। अब सर स्टेटमेंट इसकी इतनी बड़ी है, समझ ही नहीं आ रही इसमें करना क्या है।
तो डोंट इट, आपने पैनिक नहीं होना, ठंडे दिमाग से स्टेटमेंट पढ़ेंगे, स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके बाद इसको हम सोल्व करने का आसान तरीन तरीका बताऊंगा कि किस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। देखो देखो देखो, जल्दी से देखो देखो कैसे होगा। देखिए वो कहते हैं अ कंपाउंड मेड अप ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी, दो एलिमेंट है, एक कंपाउंड में ए और बी है, ठीक है। ए के जो परसेंटेज है वो 25% है और उसका एटॉमिक मास 12.5 है, और बी की जो परसेंटेज है वो 75% है और इसका जो एटॉमिक मास है वो 37.5 है। आपने इसका सिंपलेस्ट फार्मूला बताना है। तो सिंपलेस्ट फार्मूला कौन सा फार्मूला होता है, बताएं जल्दी से बच्चों, बताओ सिंपलेस्ट फार्मूला कौन सा होता है, बताओ बताओ। जी जी बिल्कुल सही कहा सर, सिंपलेस्ट फार्मूला जो होता है ना, सिंपलेस्ट फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला हमने मालूम करना है। हमने एक्चुअली मालूम क्या करना है सर, एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करना है, क्योंकि सिंपलेस्ट फार्मूला को एम्पेरिकल फार्मूला ही तो कहते हैं। अच्छा सर अब कैलकुलेट कैसे करना है, अब ये बताएं। अच्छा अब आपने मेरी बातें ज़रा रुक जाओ, नोट नहीं करना, सीखो सीखो, सीखना है आपने, ठीक है। अब एक मिनट रुको यहीं पे, मैं कैसे सोल्व करता हूँ, मैं आपको जो मेथड बताऊंगा आपने उस मेथड को, सबसे सिंपलेस्ट मेथड बताऊंगा, सबसे सिंपलेस्ट मेथड, ठीक है, ढूंढ लेना जहाँ से मर्जी, लेकिन जो मेरा मेथड होगा ना इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सिंपलेस्ट मेथड होगा। देखो कैसे सोल्व करता हूँ, कैसे सोल्व करता हूँ। जब इस तरह की स्टेटमेंट आए तो न्यूमेरिकल को, एम्पेरिकल फार्मूला के न्यूमेरिकल को सोल्व कैसे करना है वो देखो। इसमें आपने पहले नोट करो कितने एलिमेंट दिए हुए हैं, सर 2 एलिमेंट दिए हुए हैं, एक है ए और एक है बी। ओके, आप पहले इनकी परसेंटेज लिखो। ए की परसेंटेज क्या दी हुई है सर, 25% दी हुई है, और बी की परसेंटेज क्या दी हुई है सर, 75% दी हुई है। अब करना क्या है, अब इनके एटॉमिक मैसेज उसने गिवन है, तो जो भी एलिमेंट की परसेंटेज है ना, उस परसेंटेज को उस एलिमेंट के एटॉमिक मास पे डिवाइड कर दो। क्या कहा, जिस एलिमेंट की जो परसेंटेज है आप उसके एटॉमिक मास पे डिवाइड कर दें। दोबारा कह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर अब ए की जो परसेंटेज थी सर 25% थी और इसका मास क्या था 12.5 था, तो हम 12.5 पे क्या करेंगे सर, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करते हैं, 12.5 पे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह बी की जो परसेंटेज है वो कितनी दी हुई है, 75 दी हुई। कितनी दी हुई है, 75। इसको किस पे डिवाइड करेंगे, बताओ बताओ बताओ, इसको किस पे डिवाइड करेंगे, 37.5 उसके बी के एटॉमिक मास पे डिवाइड कर दें। किस पे मास पे डिवाइड करेंगे, इसके बी के एटॉमिक मास पे डिवाइड कर दें सर, तो क्या हो जाएगा 37.5। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो मेरा आपको क्या इसकी बात बताई है कि सर हम परसेंटेज पकड़ेंगे और जो मैथ दिया होगा उस पर हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब तुम इसको डिवाइड करो, 12.5 को 25 पे डिवाइड करो तो ऑलमोस्ट इसका जवाब क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 37.5 को जब तुम 75 पे डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट इसका जवाब भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये आपके पास रेशो आ जाएगी 2:2। अब इसको डिवाइड करो, अगर डिवाइड होते तो करो, नहीं होते तो वही आपका जवाब होगा। लेकिन सर ये डिवाइड होते हैं तो क्या जवाब होगा, इसको सिंपलेस्ट रेशो में लेकर आना है ना, तो 1:1, तो यानी कि ए और बी की रेशो कितनी आ जाएगी, 1:1। तो जवाब क्या होगा इसका सर, ए बी जवाब होगा। तो देखो इसका आंसर क्या बनेगा, अल्फा बनेगा, बीटा, चार्ली या डेल्टा नहीं बनेगा। दोबारा से करते हैं, बताओ बताओ जल्दी से कैसे सॉल्व किया सर। जो भी परसेंटेज होगी हम उस एलिमेंट के एटॉमिक मास पे डिवाइड कर देंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा अगर उसको फर्दर डिवाइड करके आंसर बन सकता है तो ओके करेंगे, लेकिन अगर नहीं बन सकता तो वही उसका जो है वो क्या होगा, जवाब होगा। जल्दी बताओ, समझ आई बेटा बात, जल्दी बताएं, शाबाश जल्दी बात आए। क्या ये न्यूमेरिकल समझ आया कि न्यूमेरिकल किस तरह सॉल्व किया। चलें एक और करते हैं, इसी तरह से देखें। वो कहते हैं कंपाउंड हैविंग सल्फर एंड ऑक्सीजन बोथ आर प्रेजेंट 50% इन कंपाउंड, व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला। अब देखो इस तरह के न्यूमेरिकल भी आएंगे। अब यहाँ पे उसने मैसेज नहीं दिए, यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज दी है। अब मैसेज सर कहाँ से लेंगे, तो मैसेज मैंने क्या कहा था,
इन एटम के मैसेज हमें याद होने चाहिए, इन एटम के मैसेज हमें याद होने चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा सर, सल्फर का मैस होता है 32 और ऑक्सीजन का मैस होता है 16। तो हम इनको इनके मैसेज पे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं बेटा, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो डिवाइड कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पर सल्फर है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, दोनों की परसेंटेज क्या दी हुई है बताओ ज़रा, क्या परसेंटेज दी हुई है दोनों की, सर इसकी भी 50 है और इसकी भी 50 है। तो यहाँ पर सल्फर को 32 पे डिवाइड कर देंगे और ऑक्सीजन को 16 पे। 32 और 16 कहाँ से आए सर, ये तो एटॉमिक मैसेज है, किसके मैसेज हैं सर, सल्फर के, ऑक्सीजन के। तो अब इसको क्या करेंगे, इसकी हम क्या करते हैं सर, आसान करने के लिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं सर, वेरी गुड। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका आ जाएगा ये, और इसका जवाब क्या होगा सर, ये आ जाएगा। अब देखो ये 2 0 इस 2 0 से कट गए, तो 8 1 द 1 8 2 द 16, तो क्या रेशियो बनेगी सर, इसका बनेगा SO2, सल्फर की रेशियो 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, तो इसका जवाब क्या बनेगा सर, डेल्टा बनेगा, अल्फा बीटा चार्ली नहीं होगा। तो सीखो, देखा कि आपने किस तरह से इसको सॉल्व किया। बताओ जल्दी से, क्या आपको एम्पिरिकल फार्मूला वाले क्वेश्चन सॉल्व करना आए, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ मुझे, क्या आपको एम्पिरिकल फार्मूला वाले क्वेश्चन सॉल्व करना आए बेटा, जल्दी से बताओ, क्या पता चला कैसे करने हैं सर, जो भी परसेंटेज होगी ना हम उसके मैसेज पे क्या कर देंगे सर, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसका क्या आ जाएगा सर, जवाब आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। ठीक, आई इसकी प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करो, यकीन करो इसके बाद जहां से भी प्रैक्टिस करोगे आपकी प्रॉब्लम बहुत हद तक जो है वो क्या हो चुकी होंगी, मिनिमाइज हो चुकी होंगी। अच्छा एक और सवाल करते हैं, चलें, Which one of the following molecular formula of hydrocarbon contain 80% by mass of carbon and 20% mass of hydrogen? अब यहाँ पर हमने निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में वो कहता है कि आपने बताना है कि कौन सा फार्मूला जिसमें 80% मैस कार्बन का है और 20% मैस जो है वो किसका है, आपका हाइड्रोजन का है। तो सर हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, तो बेटा जब भी ये सवाल इस तरह का आए पहले आप इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालें, जब भी मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले आएंगे तो पहले आपने क्या मालूम करने हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। फिर सुन लो, जब भी आपको ऐसे सवाल आएंगे तो पहले किसको मालूम करना है सर, एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना है। ठीक है, तो सर एम्पिरिकल फार्मूला कैसे मालूम करते हैं सर, परसेंटेज को हम उसके एटॉमिक मैसेज पे डिवाइड करेंगे, परसेंटेज को हम उसके एटॉमिक मैसेज पे डिवाइड करेंगे, फिर हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा। देखो यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो कार्बन 80% है और हाइड्रोजन जो है वो 20% है। तो इसमें कलर चेंज करता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे तरह से समझा सकूँ। कलर चेंज करेंगे, ज़िंदगी को रंगीन बनाएंगे, ज़िंदगी तो रंगीन है ना। बस बेटा अगर MD कैट क्रैक करना चाहते हो ना तो अपने आप के साथ कमिटमेंट कर लो, वही जो सुना था कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली तो मैं किसी की भी नहीं सुनता। तो एक दफ़ा कमिटमेंट कर लो अपने साथ, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने ये सारा कुछ करना है, मैंने अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना है। ठीक है, मेहनत करनी है, मैंने दुनिया को नहीं देखना क्या कर रही है, मैंने अपने आप को देखना है, मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कैसे कामयाब हो सकता हूँ, मैं उन बातों को फॉलो करूँगा सर। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो, देखो देखो 80 इसको किस पे डिवाइड करोगे सर, 12 पे डिवाइड करेंगे। हाइड्रोजन बताओ सर 20 इसको सर 1 पे डिवाइड कर दें, इसकी भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, सर इसका 80 आ जाएगा, सर इसका 240 आ जाएगा, ये 0 0 से कट गया, 8 1 द 1 8 क्या आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया CH3। दिस इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला, और एम्पिरिकल फार्मूला से अब हम क्या मालूम कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का फार्मूला क्या था, N मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। लेकिन सर यहाँ पे तो N की वैल्यू दी ही नहीं, आपने तो कहा था
एन की वैल्यू के लिए मोलर मास गिवन होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में तो मोलर मास गिवन ही नहीं है सर, मोलर मास गिवन ही नहीं है। जी जी, मोलर मास गिवन ही नहीं है, तो कैसे करेंगे सर, हाउ इट्स पॉसिबल। तो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी। अपने टैलेंट को, स्किल को यूज करना है बेटा, स्किल को यूज करना है, स्किल को यूज करना है, ठीक है। स्किल से पहले विल होगी तो स्किल आएगी। आपका शौक है, विल है तो आप इस वीडियो को देख रहे हो, लेक्चर को देख रहे हो, आपका शौक है तो आप इस लेक्चर को देख रहे हो, गो थ्रू कर रहे हो, मेरी बातों का जवाब दे रहे हो, ठीक है। दिस इज विल होगी तो अगला स्टेप खुद पे खुद आ जाएगा, इस लेक्चर के बाद स्किल भी आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो डोंट वरी। अब ये CH3 है ना, CH3, अब यहाँ पर n की वैल्यू नहीं दी सर, क्या करेंगे, इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आंसर आएगा सर, CH3 आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे 2 लगाओ, 2 से मल्टीप्लाई करो सर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करो सर, आंसर ना इसका ये आ जाएगा। अब ये आपके पास डिफरेंट आंसर आ गए, तो बताओ इनमें से कोई, ये जो आंसर आए हैं, तो ये जो आंसर बने हैं, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बताओ इनमें से कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला बना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, बताओ जी, बना है सर, C2H6 बना है, चार्ली ऑप्शन बना है, अल्फा बीटा या डेल्टा इसमें ऑप्शन नहीं बनी। तो देखो इस तरह से भी वो आपको आजमाता है, इस तरह से भी वो आपको डी ट्रैक करता है, लेकिन आपने डी ट्रैक नहीं होना, आपने डी ट्रैक नहीं होना। आप मेरी बताई हुई स्किल पर डेवलप करें, जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करें आप, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इस तरह के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। 50 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज बर्न एंड 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। बेटा अगर हम अपनी टेक्स्ट बुक देखें तो एम्पेरिकल फार्मूला को उसने कंबशन एनालिसिस से भी तो सॉल्व किया हुआ है ना, कंबशन एनालिसिस के फार्मूला तो आपको याद होंगे ना। तो यहाँ पर जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे कंबशन एनालिसिस का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर उसने क्या दिया है, उसने सर 18 ग्राम वाटर एब्जॉर्ब और ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना दिया हुआ है, तो आपने यहाँ पर परसेंटेज मालूम करनी है हाइड्रोजन। तो कंबशन एनालिसिस में हाइड्रोजन की परसेंटेज कैसे मालूम की थी सर, हमने मालूम की थी, उसका फार्मूला था, मैं बताओ पहले आप बताओ, और मैं तो बताता ही रहूँगा, आप बताओ क्या कंबशन एनालिसिस पे हाइड्रोजन का फार्मूला था, बताओ परसेंटेज का फार्मूला बताओ, जल्दी से बताओ क्या फार्मूला था, जल्दी से बताएं क्या फार्मूला था बेटा, जल्दी से बताएं। बेटा एक बच्चे ने सवाल किया है सर, मारिया ने, कि सर कैलकुलेटर के बगैर मोल नहीं आते। बेटा मैं हूं ना, इससे अगला टॉपिक मोल ही तो है, बगैर कैलकुलेटर के सोल्व करना सिखाऊंगा आपको। पैनिक नहीं होना, लेक्चर के एंड तक रहना है आपने, लेक्चर के एंड तक रहना है, पैनिक नहीं होना आपने। तो बेटा मैस बताओ, शाबाश सर, मैस ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 2.016 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला सर कहाँ से लिया है बेटा, ये आपकी बुक में कंबशन एनालिसिस में परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑक्सीजन के फार्मूलाज गिवन है, मैंने ये फार्मूला वहाँ से लिया है। तो बेटा ये फार्मूला वहाँ से आया, तो बेटा यहाँ पे मैस ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है सर, उसने सर 18 दिया हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है सर, 2 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 0। तो बेटा ये 0 से कट गया, 18 से कट गया, 5 को 2 से करो। तो देखो मैंने बगैर कैलकुलेटर सॉल्व किया, बगैर कैलकुलेटर के। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा इसकी कैलकुलेशन की इस तरह सिंपलेस्ट वे से प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, सारे काम ऐसे हो जाएंगे, सारे ऐसे हो जाएंगे। तो बताओ इसका जवाब क्या होगा सर, इसका जवाब आएगा 4%। तो बताओ कौन सा आंसर होगा सर इसका, 4%। अल्फा बीटा चार्ली या डेल्टा इसमें नहीं होगा सर, इसमें कौन सा होगा 4%। तो देखो अभी तक जितने भी मैंने आपको सिखाए एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के न्यूमेरिकल्स बगैर कैलकुलेटर के सिंपलेस्ट रेशियो से की, मोल्स की बात करते हैं। अब मोल की बात करेंगे, मोल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवोगाड्रोस के कैसे करेंगे। तो मोल्स और एवोगाड्रो को तो पता ही है ना आपको कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.0 to 10 power 3 एलिमेंट्री, यानी कि सिंपल वे में
सर हमें पता है कि 1 मोल में किसके इक्वल होता है 6.02 10 पावर 23। सर ये 1 मोल इसके इक्वल होता है, जैसे 1 डजन, मैं लिखता हूँ 1 डजन, ये तो पढ़ा हुआ है ना हम लोगों ने, 1 डजन पढ़ा हुआ है ना कि 1 डजन किसके इक्वल होते हैं सर, 1 डजन 12 के इक्वल होते हैं, 12। इसी तरह 1 मोल किसके इक्वल होगा 6.02 10 पावर 23 पार्टिकल्स के इक्वल होगा सर। अच्छा इसकी बड़ी मज़े की कहानी है, मोल की बड़े मज़े की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ बेटा। आपको पता है ना ये जो एवोगाड्रो था इसका नंबर जो है जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका नंबर था 6.02 10 पावर 23। और केमिस्ट्री में जितनी भी कैलकुलेशंस है वो मोल में हम करते हैं क्योंकि ये केमिस्ट का सीक्रेट यूनिट है और उसमें कैलकुलेट करना हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाते हैं। और इसको नंबर को कैलकुलेट किसने किया था सर, अमीडो एवोगाड्रोस ने कैलकुलेट किया था। पता है कैसे कैलकुलेट किया था, बताओ बताओ कैसे कैलकुलेट किया था, नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ बेटा। ये इटली का साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था सिर्फ एक्चुअली। तो ये नंबर जब कैलकुलेट कर रहा था तो इस बेचारे का ध्यान तो हो गया, ये बेचारा वफात पा गया, लेकिन इसकी जो फाइनल वैल्यू है इसके स्टूडेंट्स ने कैलकुलेट की थी और इसका जो नंबर है उसके स्टूडेंट ने इसके नाम पे डेडिकेट कर दिया था कि ये अमीडो एवोगाड्रो का नाम है। आपको पता है इटली में हर साल मोल डे मनाया जाता है, इटली में हर साल मोल डे मनाया जाता है। पता है कब मनाया जाता है, बताऊं बताऊं, चलो मैं बता देता हूँ। इटली में हर साल मोल डे मनाते हैं, क्या कहा है मैंने, मोल डे कब मनाते हैं, इटली में मनाते हैं 23 अक्टूबर को, 23 अक्टूबर को सुबह 6:02 से लेकर रात के शाम के 6:02 तक। हर साल 23 अक्टूबर को मोल डे मनाया जाता है इटली में, सुबह 6:02 से लेकर शाम 6:02 तक। सर क्यों, अब ज़रा इसकी मिस्ट्री चेक करो, मिस्ट्री चेक करो। 23 अक्टूबर, अक्टूबर कौन सा महीना होता है सर, 10वां महीना होता है। तो आप देखो देखो समझ आई बात, क्या बात समझा रहा था। और सुबह 6:02 से लेके शाम 6:02 तक हर साल इटली में, हर साल इटली में मोल डे मनाया जाता है। तो मोल की कैलकुलेशंस कैसे करनी है ये आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैलकुलेट कैसे करेंगे मोल को। ज़रा देखो देखो देखो, वो कहता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। वैसे तो मोल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि मोल का फार्मूला होता है मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस, मैस इन ग्राम ये होता है। लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि बगैर कैलकुलेटर के, बगैर फार्मूला के मोल को कैसे कैलकुलेट करने हैं वो हमें आज इसको सीखना है। तो देखो देखो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ। अब वो कहता है कि आपने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं, 8 ग्राम ऑक्सीजन के मालूम करने हैं। कितने ग्राम के मालूम करने हैं, 8 ग्राम ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। तो कैसे करेंगे, तो आपको पता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1 मोल, दिस इज इक्वल टू 1 मोल। आपको पता है दिस इज कॉल्ड 1 मोल। अब 1 मोल में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं सर, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। और ऑक्सीजन की हमें पता है सर, ऑक्सीजन के एक एटम का मैस 16 होता है। तो 2 एटम का मैस कितना होगा सर, 2 एटम का मैस 32 ग्राम होगा। यानी कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितना मैस ऑक्सीजन का, 32 ग्राम। अब उसने किस में पूछा है, उसने कहा कि 8 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, 8 ग्राम में कितने मोल्स होंगे। तो बेटा जब मोल्स कम होते हैं ना तो नंबर ऑफ ग्राम भी कम होते हैं, और जब नंबर ऑफ ग्राम कम होते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स भी कम होते हैं। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेटेड हैं, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेटेड हैं। देखो देखो कैसे होगा, ये देखो कैसे होगा। अब वो अगर 32 ग्राम से मैं अगर 16 ग्राम में आऊँ, 32 का हाफ क्या होता है, 16 होता है ना। तो इसी तरह अगर ये हाफ हो गया तो मोल भी क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो मोल कितने हो जाएंगे सर, 0.45 मोल्स हो जाएंगे। अब 16 का हाफ क्या होगा, बताओ बताओ, शाबाश बताएं, कमेंट्स करें। 16 का हाफ क्या होगा सर, 16 का हाफ 8 ग्राम होगा। जब ये हाफ हो गए हैं तो मोल भी आगे क्या हो जाएंगे सर, मोल भी हाफ हो जाएंगे। तो मोल जब हाफ होंगे वो कितने हो जाएंगे आपके पास,
तो आप खुद देखो, बगैर कैलकुलेटर के, बगैर फार्मूला के मैंने इसका जवाब निकाल दिया 0.25। दोबारा करते हैं, दोबारा करते हैं, दोबारा करते हैं सर, दोबारा बताएं सर। वेरी गुड अलीज़ा खलीक, वेरी गुड जैनब, वेरी गुड, ठीक है जैनब शेख, जाकिर, नुसरत, सिंधु, माशाल्लाह बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बेटा, बहुत कीप इट, ठीक है। तो इसका आंसर फिर देखो बेटा, जब मोल्स कम होंगे तो ग्राम भी कम होंगे, ग्राम कम होंगे तो मोल्स भी कम हो जाएंगे। तो इनको आपस में रिलेट करते रहना है, इनको आपस में रिलेट करते रहना है बेटा, रिलेट करते रहना है। अच्छा एक और करते हैं, एक और करते हैं। व्हाट वेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी मेड बाय बर्निंग, कैन बी मेड बाय बर्निंग सल्फर 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा अब देखो, इसकी सबसे पहले अगर इस तरह के सवाल आते हैं ना, तो सबसे पहले आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाना होंगी, सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाना होंगी। तो इसमें बताया हुआ है कि बर्निंग ऑफ सल्फ़र जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है सल्फ़र डाइऑक्साइड। अब वो कहता है कि आपने सल्फ़र डाइऑक्साइड का मैस बताना है, वेट का मतलब मैस बताना है कि 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के बर्न करने से कितने मोल्स होंगे, कितने मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे। तो आप देखो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को पढ़ते कैसे हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को ऐसे पढ़ते हैं, ये भी 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट भी 1 है, तो 1, तो 1 मोल ऑफ सल्फर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिलकर 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितनी सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इसका मोलर मैस निकाल लो। सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मैस क्या होगा सर, सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मैस अगर हम तुम निकालो सर, बताओ सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मैस बताओ, शाबाश बताओ सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मैस, जल्दी से बताओ बेटा। सर सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मैस होगा, वेरी गुड, 64 ग्राम, 64 ग्राम, यानी कि 1 मोल में 64 ग्राम बन रहे हैं। तो 5 मोल्स में कितने बनेंगे, तो 64 को 5 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। सर वही बात होगी ना कि 10 रुपये की एक पेंसिल आती है, 10 रुपये की एक पेंसिल आती है, तो 100 रुपये की कितनी पेंसिल आएंगी, तो 100 को उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सर। तो यहाँ भी तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ भी इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा क्या आंसर आ जाएगा, 5 4 द 20, 5 6 द 30, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 320 ग्राम। तो बेटा देखो, बगैर कैलकुलेटर के, बगैर फार्मूला के हमने इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। बताओ बताओ, शाबाश, समझ आई कि किस तरह से सॉल्व हुआ, बताएं शाबाश, बताएं बताएं शाबाश, समझ आया किस तरह से सॉल्व हुआ बेटा जी, बताएं बताएं बताएं, शाबाश शाबाश बताएं, समझ आया, वेरी गुड वेरी गुड। द रिलेटिव एटॉमिक मास, अब अगला सवाल बहुत आसान, इसका जवाब आप बताएंगे। देखो मैंने तो अपना काम किया ना, थोड़ी सी अब आपकी भी तो एफर्ट चाहिए ना, आपसे तो मुझे एनर्जी मिलेगी ना, ताकि मुझे पता चले मेरे बच्चे मेरे साथ साथ जवाब दे रहे हैं, कुछ बातें समझ भी तो आ रही हैं। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5 AMU। व्हाट इज द मास ऑफ 2 मोल ऑफ क्लोरीन, 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन। तो बेटा देखो, उसने कहा कि एक क्लोरीन एटम का मैस 35.5 है जी, एक क्लोरीन एटम का मैस 35.5 है, ठीक है। तो बेटा आपको पता है ना कि 1 मोल अगर बात करें तो 1 मोल की बात करें तो Cl2 होता है, तो Cl2 होगा तो इसका मैस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 71 ग्राम हो जाएगा, 71 ग्राम। मैंने पीछे क्या समझाया था, जब मोल्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ ग्राम भी बढ़ेंगे, जब नंबर ऑफ ग्राम बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे, यही बात की थी ना, बताओ शाबाश, बताएं बताएं, यही बात की थी ना। अच्छा बताओ बताओ बताओ, 2 मोल्स में कितने होंगे सर, 2 मोल्स यानी Cl2, इसका मतलब 2 आ गया, तो 2 को 71 से क्या कर दो सर, 2 को 71 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेटा क्या जवाब आ जाएगा, क्या जवाब आ जाएगा, क्या जवाब आ जाएगा, बताओ सर, 142 ग्राम। बस यही तो बात याद रखनी है कि मोल्स बढ़ेंगे तो मैस भी बढ़ेगा, मोल्स कम होंगे तो मैस भी कम होगा। तो बताओ बताओ शाबाश, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्या ये बातें आपको समझ आ रही हैं, समझ आ रही हैं, बताओ 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 शाबाश, समझ आ रही है, वेरी गुड वेरी गुड। और बताओ शाबाश, बच्चों मेरे साथ साथ रहने, मेरे साथ साथ रहेंगे तो
आगे जाएंगे इंशाल्लाह ताला सर, जाएंगे। अच्छा, ये जो क्विज़ है ना, ये बहुत दफ़ा पास पेपर्स में आया हुआ है, बहुत दफ़ा आया हुआ है, लेकिन मैं इसका शॉर्टेस्ट मेथड बताऊंगा। अच्छा, इस तरह के सवाल आते हैं, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, या वो पूछता है आपसे मिनिमम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, या वो लार्जेस्ट पूछ लेता है या वो मिनिमम पूछ लेता है। तो कैसे कैलकुलेट करने हैं सर? नंबर ऑफ मालिक्यूल्स का फार्मूला तो हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स का फार्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ मालिक्यूल्स का फार्मूला सर, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स का फार्मूला पढ़ा था हमने सर, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो सर ये तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी सर, ये तो कैलकुलेटर के बगैर नहीं होगी। कोई बात नहीं, हम हैं ना। अभी कितने न्यूमेरिकल्स करवाए हैं आपको? बगैर कैलकुलेटर के करवाए हैं, सिंपलेस्ट से बताने करवाए हैं ना। तो ये भी सिंपलेस्ट से करेंगे। कैसे करेंगे सर? तो बेटा जब भी वो आपसे पूछे ना कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, तो आप एक बात ज़हन में बिठा लो, आप इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो। जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ मालिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे, जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे नंबर ऑफ मालिक्यूल्स भी कम होंगे। तो जिसके नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ज़्यादा हैं, जिसके मालिक्यूल्स ज़्यादा हैं उसके नंबर ऑफ जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स भी ज़्यादा। तो देखो इनके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो। पहले वाटर के कैलकुलेट कर लेते हैं, वाटर के कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वाटर सर, मैस होता है, मोल्स का फार्मूला होता है मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो क्या करेंगे सर, मैस यहाँ पे दिया हुआ है 3.6 डिवाइडेड बाय 18, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, सिंपलेस्ट। तो पैनिक नहीं होना, बगैर कैलकुलेटर के करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। 3.6 का मतलब क्या है? इसको पॉइंट को उठाओ, नीचे 10 लगा दो। अब इसको सोल्व करो, करो सोल्व। सर ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा हमारे पास 0.2 मोल्स, 0.2 मोल्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 0.2 मोल्स। अब आप ना एथेनॉल के निकाल लें, अब आप एथेनॉल के निकाल लें। मैस इन ग्राम कितना है? 4.8, और इसका होता है 46। इसके निकाल लें एथेनॉल 4.8, और सर इसका क्या हो जाएगा सर? जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ मालिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे। तो बेटा वाटर के कैसे निकालें आपने, जल्दी बताओ। सर हमने 3.6 को 18 पर डिवाइड कर दिया और इसको पॉइंट हटाया तो क्या आ जाएगा? 0.2 मोल्स आ जाएंगे। इसी तरह एथेनॉल का मालिकुलर मास निकाल लो। एथेनॉल का सर 24 प्लस 16 प्लस 6, तो सर इसका 30 प्लस 56। तो करो इसका जल्दी निकाल के बताओ। इसी तरह आप मुझे निकाल के दिखाएं कार्बन मोनोऑक्साइड के, इसी तरह आप मुझे निकाल के दिखाएं N2O5 के, निकाल के दिखाएं। जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, क्या जवाब होगा, क्या आंसर आएगा? जल्दी बताओ। किस इन चारों में से बताने आपने मुझे किसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं। जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ मालिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे। जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से बताएं मुझे, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं बेटा किसके ज़्यादा होंगे। हरी अप प्लीज, मैं आपका वेट कर रहा हूँ बेटा। ये आपने करना है, आपने करना है, आपने करना है। जल्दी जल्दी बताएं। शाबाश, वेरी गुड, ज़बरदस्त, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी बताओ किसके ज़्यादा होंगे, किसके ज़्यादा होंगे? एक मिनट, जल्दी बताएं किसके नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। जिसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हैं सर उसके मालिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे। जल्दी बताओ, जब शाबाश, जल्दी जल्दी। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। ये मैंने आपसे सॉल्व करवाना है, ये मैंने बेटा आपसे सॉल्व करवाना है, आपसे सॉल्व करवाना है। मैंने खुद सॉल्व नहीं करना, आपसे सॉल्व करवाना है। मैं सिर्फ वैल्यूज़ लिखता जाऊँगा। जल्दी बताओ, देखो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जिसके मोल ज़्यादा, सर इसमें सबसे ज़्यादा मोल्स किसके आएंगे सर? वाटर के आएंगे।
कैसे पता चला वाटर के आएंगे? क्योंकि सर उसका मोलर मास सबसे कम था, बाकी सबका मोलर मास ज़्यादा है। तो आप खुद देख लो, इसका मोलर मास सबसे कम है, ठीक है। इसका नीचे वाली वैल्यू कम, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो बेटा जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर क्या जवाब आएगा? तो आपने इसको सोल्व इस तरह से करना था। अच्छा, अगला सवाल जल्दी से बताओ। अब आपने नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करने हैं? नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, जल्दी बताओ। सर नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट का फार्मूला बता दें। तो नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होगा? सर नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है कि उस मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दो। मॉलिक्यूल्स को नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन मैं तो आपको सिंपल वे से बताऊंगा। मैं तो कितने भी न्यूमेरिकल करवा कर आया हूँ, बगैर कैलकुलेटर के किए, बगैर फार्मूला के किए, ये भी आपको उसके साथ करवाऊंगा। तो बेटा ये देखो, वो कहते हैं हाउ मैनी कार्बन एटम प्रेजेंट 34.2 ग्राम ऑफ सक्रोज, कि 34.2 ग्राम में कितने होंगे। तो बेटा हमें पता है सक्रोज का इसका फार्मूला क्या होता है, C12H22O11। इसलिए तो मैंने आपको पहले सिखाया था कि इसके मोलर मास कैसे मालूम करने हैं। बताओ इसका मोलर मास कितना होगा? सर इसका मोलर मास आएगा 342। कितना आएगा सर? इसका 342 आएगा। 342 आ गया, ठीक है। 342 इज इक्वल टू 1 मोल। दिस विल बी इक्वल टू 1 मोल। और 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं सर? 6.02 10 पावर 23 एटम्स होते हैं। ओके 23 एटम्स होते हैं। अब उसने पूछा यहाँ पर कार्बन एटम्स कितने होंगे। तो कार्बन एटम्स के लिए आप क्या करोगे कि 12 को मल्टीप्लाई कर दोगे 6.02 10 पावर 23 के। आप 12 को मल्टीप्लाई कर दो 6.02, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 72 पॉइंट समथिंग, ये राउंड करके बता रहा हूँ, 23 आ जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे उसने पूछा है 34.2 के ये मैंने निकालने हैं 1 कार्बन के 1 मोल के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे उसने क्या पूछा है? 34.2 ग्राम। तो आप ज़रा गौर करो कि इसका मोल, एक मोल का जो मोलर मास है कितना था? 342। अगर मैं कहूँ कि 342 को 34.2 पे मैंने कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो बताओ कैसे कन्वर्ट करेंगे? बताओ कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर 342 को कन्वर्ट करने के लिए इसको आप 10 पे डिवाइड कर दें। आप जब इसको 10 पे डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास 34.2 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको इसमें 10 पे डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसको भी किस पे डिवाइड करूँगा? सर 10 पे डिवाइड कर दें। तो इसका जवाब फिर क्या आ जाएगा? सर इसका जवाब आ जाएगा 7.2 10 पावर 23। तो आप देखो, बगैर कैलकुलेटर के टेक्निक देखो कि टेक्निक कौन सी यूज़ हो रही है, ठीक है। टेक्निक कौन सी यूज़ हो रही है, तो इस टेक्निक को बेटा आपने फॉलो करना है। नेक्स्ट आता है मोलर वॉल्यूम की जो टर्म है, एक बात याद रखिए, ये हमेशा गैस के लिए फाइंड की जाती है, ये लिक्विड और सॉलिड के लिए नहीं की जाती। तो आपको पता है कि 1 मोल ऑफ गैस जो है वो एसटीपी क्या होती है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होगा? प्रेशर 1 atm होता है सर, और टेम्परेचर यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस होता है या 273 केल्विन होता है। अब 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है ना, डेसीमीटर क्यूब में सर हमने पढ़ा था 22.414 होता है, और सेंटीमीटर क्यूब में इतना होता है, और मीटर क्यूब में सर इतना। ये तीनों वैल्यू आपको आनी चाहिए, जब तक ये तीनों वैल्यू नहीं है, क्योंकि तीनों में वो पूछता है। बाज़ का वो डेसीमीटर में पूछ लेता है, बाज़ का वो सेंटीमीटर क्यूब में पूछ लेता है, बाज़ में मीटर क्यूब में पूछ लेता है। आपको तीनों में आनी चाहिए। इसी तरह अब वो आरटीपी, एक तो एसटीपी है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक है आरटीपी रूम टेम्परेचर के ऊपर कितना होगा? 24 डेसीमीटर क्यूब या 24,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये बातें हमें पता होनी चाहिए। दिस इज अ कीवर्ड, ये पता होंगी तो हम न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। तो देखो कैसे करते हैं न्यूमेरिकल्स। वो कहते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड 1.4 ग्राम। अच्छा, ये करना कैसे है? हमें पता है। अब ये नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। अब मैं कहता हूँ कि 1 मोल, अगर मैं नाइट्रोजन गैस है ना 1 मोल लूँ, तो 1 मोल नाइट्रोजन 28 ग्राम के इक्वल होता है, ठीक है।
और ये कितने एवोगाड्रो नंबर होंगे सर ये, और इसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 मोल का वॉल्यूम सर हमेशा इतना होता है, 1 मोल का वॉल्यूम इतना होगा। अच्छा मैं कहूँ कि 0.5 मोल्स का वॉल्यूम कितना होगा सर, 0.5 मोल्स, मैंने क्या कहा था, मोल्स कम ग्राम भी कम, सर इसका हाफ हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर भी हाफ हो जाएंगे, और वॉल्यूम भी सर हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा सर, हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, हाफ। देखो अब अगर मोल ज़्यादा तो मैस भी ज़्यादा, वॉल्यूम भी ज़्यादा, तीनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ ग्राम भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ ग्राम बढ़ेंगे तो गैसेस का वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, ये बात आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे उसने कितना पूछा है, 1.4 में पूछा है। अब यहाँ पे मैंने क्या निकाल लिया, 14 ग्राम किसके इक्वल है, 0.5 ग्राम के। तो 14 ग्राम को अगर मैं 1.4 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा सर, 1.4 में कन्वर्ट करने के लिए 10 पे डिवाइड कर दें, जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1.4 हो जाएगा। तो इसको भी किस पे, वॉल्यूम को भी किस पे डिवाइड कर दूं सर, 10 पे डिवाइड कर दें, जब 10 पे डिवाइड कर दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा सर, आंसर हमारा ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा सर, चार्ली आंसर होगा। वही टेक्निक जो मैंने मोल में बताई थी, ये तीनों एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेटेड हैं। मोल ज्यादा, ग्राम भी ज्यादा, वॉल्यूम भी ज्यादा है, मोल्स कम, ग्राम भी कम और वॉल्यूम भी कम हो जाएगा बेटा। तो ये बातें आपने याद रखनी है, ये स्किल सीखनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। करेंगे तो बेटा इंशाल्लाह आपके सारे मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे। 15 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाई 11.2 डेसीमीटर क्यूब, 2 डेसीमीटर क्यूब एट एसटीपी, कि उसने कहता है कि 11.2 डेसीमीटर क्यूब एसटीपी तक गैस क्या होगी। तो बेटा आपने गैस का मोलर मैस बताना है, आपने गैस का मोलर मैस बताना है। अब उसने वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम से मोलर मैस बताएंगे तो कैसे बताएंगे, तो पहले इन गैसेस के मोलर मैसेज निकाल लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मैस क्या होगा, 12 + 16 सर ये 28 होगा, इसका निकाल लो सर, 24 + 60 ये इसका 30 हो जाएगा। इसका निकाल लो सर, इसका पता है 44 ग्राम होता है, इसका निकाल लो तो इसका हो जाएगा 28 + 16, तो सर इसका 44, इसका भी 44 हो जाएगा। तो अब पहले इसका इन गैसेस के मोलर मैस निकाल लेते हैं। अब वो कहता है कि 11.2 डेसीमीटर, अभी पीछे पढ़ा था ना हमने, ये देखो मैंने टेक्निक यूज़ की थी कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है सर, ये होता है वॉल्यूम, ठीक है। 0.5 मोल्स का वॉल्यूम कितना होगा सर, 0.5 मोल्स का वॉल्यूम इतना हो जाएगा। इसका मतलब ये जो वॉल्यूम है ये हाफ मोल का है, ये जो वैल्यू है ये हाफ मोल की वैल्यू दी हुई है, यानी कि ये हाफ मोल कितना है बेटा, 15 ग्राम है। कितने ग्राम है, 15 ग्राम। अब अगर इस 0.5 को 1 मोल में कन्वर्ट करूंगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मैस भी क्या करेगा, बढ़ेगा। जो मैस बढ़ेगा तो मैस भी डबल हो जाएगा, और मैस डबल होकर कितना हो जाएगा, 30 ग्राम हो जाएगा सर। तो ऑप्शन कौन सी बनेगी आपके पास सर, बीटा ऑप्शन बनेगी। सिंपलेस्ट वे से कर रहे हैं सर, सिंपलेस्ट वे से कर रहे हैं आप, सिंपलेस्ट वे से करवा रहे हैं, सिंपलेस्ट वे से करवा रहे हैं सर जी। नेक्स्ट आता है स्टिचोमेट्री। स्टिचोमेट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप पढ़ते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान। अब एक बात बतानी है, क्या इसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है या नहीं होती, जल्दी से कमेंट करें। स्टिचोमेट्री में बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज करते हैं या नहीं करते, जल्दी से बताएं। क्या यूज करते हैं स्टिचोमेट्री में, क्या यूज करते हैं, बताएं शाबाश। क्या यूज करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज करेंगे या नहीं करेंगे, जल्दी से बताएं, जल्दी बताओ बेटा जी, बेटा जल्दी से बताओ, यूज करेंगे जी सर, बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज करेंगे, वेरी गुड। और सर इसमें 2 लॉज को फॉलो करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो एक चीज़, इसमें 3 तरह के रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं, मैस रिलेशनशिप, मैस मोल रिलेशनशिप, मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो एक थ्योरेटिकल इसमें आता है, देखो, इफ़ वी नो द मैस ऑफ वन सब्सटेंस वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अदर सब्सटेंस एंड वाइस वर्सा द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विच इज़ कॉल्ड। तो अब देखो इसमें क्या क्या पूछा हुआ है सर, उसने पूछा है मैस और दूसरा उसने क्या पूछा है, वॉल्यूम। तो इसमें रिलेशन कौन सी बनेगी, मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप बनेगी सर, इसमें अल्फा चार्ली या डेल्टा नहीं बनेगी।
बनेगी, ये तो सिंपलेस्ट पूछ लिया ना। लेकिन अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं, न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं, फिर वो हम देखेंगे। अब बताओ, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट 14 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। आपने इनकरेक्ट बतानी है बेटा। जब भी आपने एमसीक्यू सॉल्व करना है ना, एमसीक्यू सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपने स्टेटमेंट गौर से पढ़नी है, उसमें पूछा क्या गया। ठीक है, बहुत से बच्चे दरमियान में ज्वाइन कर रहे हैं, बता दूं कौन सा बैच पढ़ रहे हैं, ब्रिज बैच, और इसकी आज लास्ट डेट है। इसके एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपकी बेटा। अब आप देखो कितनी मेहनत से हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको, कितनी मेहनत से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह ब्रिज बैच से हम आपको नेक्स्ट बैच में लेके जाएंगे। ठीक है, और आप अगर हमारी पूरे पैरामीटर्स के ऊपर उतरते हो और स्कोर प्रेडिक्टेड के मुताबिक जो आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको साथ साथ बताता रहेगा। देखो बेटा, आप बहुत जगह से पढ़ते हो, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस एंड तक मालूम नहीं होती। ठीक है, लेकिन आप नियर पेयर की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी वीकनेस पे काम कर सकते हो। और हम टीचर हैं ना आपको वहाँ तक ले जाने के लिए, और आप हमारी बात को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर डॉक्टर बनेंगे। और हमारा जो अगला बैच आएगा इसके बाद, उस बैच का नाम क्या है? यकीन बैच है। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट 14 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, 14 ग्राम नाइट्रोजन। तो इसमें करना क्या है सर? अब देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड का मैस कितना होता है सर? कार्बन मोनोऑक्साइड का मैस होता है 12 + 16 यानी कि 28, और इसका मैस भी 28 होता है। लेकिन यहाँ पे 14 ग्राम इसका हाफ दिया हुआ है, इसका भी हाफ दिया हुआ है। ठीक है, तो अब अगर हाफ है तो इन दोनों के मोल्स कितने हो जाएंगे सर? इन दोनों के मोल्स 0.5 मोल्स हो जाएंगे। चलो दोबारा बताता हूँ, 1 मोल में क्या था? 1 मोल एवोगाड्रो नंबर की इक्वल था। 0.5 मोल्स किसकी इक्वल होगा सर? ये उसका हाफ हो जाएगा, अब इनकरेक्ट बतानी है। नंबर 1, 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, सर बिल्कुल ठीक है। सेम नंबर ऑफ मोल्स, सर बिल्कुल दोनों के सेम नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन दोनों के मालिक्यूल सेम होंगे क्या? दोनों के मालिक्यूल्स का जवाब ये आएगा, तो अभी करके देख लेते हैं। 0.5 को आप करेंगे तो 6.02 10⁻23, इसको 2 पे डिवाइड करो तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो इनके नंबर ऑफ मालिक्यूल्स का जवाब तो ये आएगा, लेकिन यहाँ पे जवाब ये दिया हुआ है जो कि हमने बताना है कि इसमें इनकरेक्ट क्या है। और दोनों का वॉल्यूम भी जो है वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि इसका मैस हाफ हुआ है, मोल्स हाफ हुए हैं, तो वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा। लिहाजा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी बनेगी सर? चार्ली बनेगी। चलिए एक और करते हैं, बैलेंस केमिकल पेन से करते हैं। 12 ग्राम मैग्नीशियम विल रिएक्ट कंप्लीटली, 12 ग्राम मैग्नीशियम विल रिएक्ट विद कंप्लीटली। अब देखो, पहले बैलेंस केमिकल केन बनाओ। आपका मैग्नीशियम है, ये ACl है, ये आपके पास बन जाएगा MgCl2 + H2 बन जाएगा। सर क्या ये बैलेंस है? सर ये बिल्कुल बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए 2। तो बेटा जब भी इस तरह के आएंगे तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन यू मस्ट बी फॉलो। अब यहाँ पर देखो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का बेटा ये देखो, मैग्नीशियम के एक एटम का मास 24 ग्राम है। 24 ग्राम कितने मोल बना रही है हाइड्रोजन? सर 1 मोल बना रही है। तो यहाँ पे कितना ग्राम दिया हुआ मैग्नीशियम का? 12 ग्राम। अब जब मैस हाफ हुआ है तो मोल्स भी हाफ हो जाएंगे। यही तो टेक्निक समझाना है आज कि मैस और मोल्स में डायरेक्टली रिलेशन है। मोल्स ज़्यादा, मैस भी ज़्यादा, मोल्स कम, मैस भी कम। तो यहाँ पर मैस कम होगा तो सर मोल्स भी कम हो जाएंगे, यानी कि कितने मोल्स हो जाएंगे सर? 0.5 मोल्स हो जाएंगे। तो यानी कि हाफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बनेगा, इसमें अल्फ़ा, बीटा या डेल्टा ऑप्शन नहीं होगी। बेटा यही टेक्निक है जो मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, कंसीडर द रिएक्शन आयरन प्लस वाटर गोज टू दिस वन। वो कहते हैं फाइंड द वेट ऑफ आयरन का वेट मालूम करना है, विच विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय 36 ग्राम। अब यहाँ पे देखो वाटर देखो, और आयरन का वेट पता है ना 50, आयरन का वेट 56 होता है। यहाँ पे कितने मोल्स हैं? 3 मोल्स हैं। तो 3 मोल्स को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना बन जाएगा?
सर ये 168 ग्राम बन जाएगा। वाटर 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 का मैस 18 होता है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 4 को करोगे तो क्या आ जाएगा सर ये 72 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 72 ग्राम। ये आपने 36 ग्राम में मालूम करना है, यानी कि 72 ग्राम वाटर जो है वो कितना आयरन प्रोड्यूस कर रहा है? 168 ग्राम आयरन प्रोड्यूस कर रहा है। तो 36 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा? तो सर 72 का हाफ कितना होता है? 36। तो 168 का हाफ कितना होगा? 168 का हाफ कितना होगा? 84। तो बेटा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 84 आ जाएगा। तो बेटा देखो कितना सिंपल कर दिया आपके लिए न्यूमेरिकल्स, कितना सिंपल कर दिए न्यूमेरिकल्स बेटा। क्या आपको समझ आई कि किस तरह से रिलेट करना है और किस तरह से मैंने इसका जवाब निकाला है? कि देखो 4 मोल्स थे ना, तो उसमें 3 मोल्स थे, उनका आप मैस निकाल लो, उन मैस को उसने क्या कर दिया? हाफ कर दिया, तो आप उसका मैस भी हाफ कर दो। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। लिमिटिंग रिएक्टेंट, व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट? बहुत सिंपल सी एग्जांपल हमेशा देता हूँ। बिरयानी खाई है? बिरयानी कितने बच्चों ने बिरयानी खाई है? बताओ, शाबाश, बताओ बताओ। हमारी बेटियां भी हैं बीच में, बताओ कितने बच्चियों को बिरयानी बनानी आती है? अब सारी कहेंगी सारी आती है। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सब बिरयानी बना लेती हैं, रियलिटी में नहीं बना सकती सर। चलें कोई बात नहीं। जब बिरयानी में क्या क्या चीज़ें होती हैं सर? जब बिरयानी बन जाती है इसमें बोटियाँ भी होती हैं, चावल भी होते हैं ना? तो बताओ दोनों की क्वांटिटी सेम होती है? सर बिल्कुल नहीं होती, बोटियाँ कम होती हैं, चावल ज़्यादा होते हैं। और जब देग तकसीम करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हर प्लेट में एक बोटी ज़रूर जाए। जब बोटियाँ ख़त्म हो जाती तो देग को तकसीम करना भी ख़त्म हो जाता है। जो चीज़ पहले ख़त्म हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री की ज़बान में? लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। तो देग में, बिरयानी की देग में जो बोटियाँ थी वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होती हैं। और जब लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या करता है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है। जिस तरह यहाँ पे देग को तकसीम करने के लिए बोटियों ने कंट्रोल किया, वैसे तो बिरयानी खाते हो बोटी के बगैर तो बिरयानी कभी भी नहीं खाई होगी ना, ऐसी है ना? चलो कोई बात नहीं। लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको सिखाते हैं, ठीक है? बस 2 रह गए हैं, ठीक है? एंड में पूछेंगे कितना आपको आपने आप कितना सीखा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड जी। कितनी बातें सीखी हैं आपने बेटा जी, वो हम देखते हैं। वेरी गुड। 10 moles of oxygen and 10 moles of hydrogen are reacted to form water. Limiting reactant over here will be। अब लिमिटिंग रिएक्टर को कैसे सॉल्व करना है सर? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाओ सर। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है? अब यहाँ पे 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दिए हैं, 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दिए हैं उसने, ठीक है? 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये भी 10 मोल्स हैं और ये भी 10 मोल्स हैं, ठीक है? अब आपने करना है क्या? आपने इन दोनों रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करना है। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करना है। पहले हम हाइड्रोजन को कंपेयर करते हैं वाटर के साथ, फिर हम कंपेयर करेंगे ऑक्सीजन को वाटर के साथ। तो अब देखो करना ये है कि आपने कंपेयर करना है। अब आप देखो कितने मोल्स हैं सर? 2 मोल्स। कितने मोल्स बना रहा है? 2 मोल्स वाटर बना रहा है। 1 मोल में कितना बनाएगा? 2/2। 1 मोल्स में कितना बनाएगा? 2/2। और कितने मोल्स में निकालना है सर? 10 मोल्स में निकालना है। 2/2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 10 मोल्स आ जाएगा। इसी तरह अब कंपेयर करो ऑक्सीजन को, इससे कंपेयर करो। अब यहाँ पे कितने मोल था सर? 1 मोल। कितने मोल बना रहा है? 1 मोल 2 मोल बना रहा है। कितने मोल में फाइंड करना है? 10 मोल में फाइंड करना है। तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा? 20 मोल्स। तो अब इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों आंसर को कंपेयर करो, किसका जवाब कम है, किसके नंबर ऑफ मोल्स कम है? जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा दैट इज एक्सेसिव रिएक्टेंट। तो यहाँ पे जवाब क्या होगा सर? यहाँ पे जवाब बीटा होगा। दिस इज बीटा। यील्ड देखो मैंने पूरा एक सेशन पूरा किया न्यूमेरिकल्स का, ठीक है? और एंड में आपसे पूछा कितना सीखा, आपने कहा सर बहुत कुछ सीखा। तो दैट इज माई यील्ड, दैट इज माई यील्ड, ठीक है? तो जब भी तुम कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाते हो तो जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल होती हैं आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड यील्ड। यील्ड 3 तरह की होती है सर, एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड, परसेंटेज या एफिशिएंसी ऑफ यील्ड। और एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है सर थ्योरेटिकल यील्ड के, एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड के। तो अब आपने देखना है क्विक लाइम टू प्रिपेयर रोस्टिंग 20 ग्राम limestone to produce carbon dioxide after reaction complete
10.08 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म, व्हाट इज़ द परसेंटेज यील्ड फॉर दिस रिएक्शन। तो बेटा परसेंटेज यील्ड निकालनी कैसे है, तो वो कहता है कैल्शियम कार्बोनेट है, ये आपके पास बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड सर बना रहा है, ठीक है। देखो इसके आपको पता है कितने दिए हुए हैं उसने सर, 20 ग्राम्स दिए हुए, ओके। और कैल्शियम ऑक्साइड के कितने ग्राम दिए हुए हैं उसने, 10.08 ग्राम दिए हुए हैं। अब आप इन दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मैस को मोल्स में कन्वर्ट कर दो, मैस को मोल्स में कन्वर्ट कर दो। मैं कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स निकालना चाहता हूँ, मैं कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स निकालना चाहता हूँ, तो कैसे निकालेंगे मोल्स सर, इसको 20 है, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मैस 100 होता है, तो 0 0 से कट जाएंगे, 2 1 दा 1 2 5, तो सर इसका जवाब आ जाएगा 0.5 मोल्स आ जाएगा जवाब, कितना आ जाएगा 0.5 मोल्स आ जाएगा जवाब सर। अच्छा अब इसके मोल्स निकालो, अभी कैल्शियम ऑक्साइड का हम मोलर मैस निकाल कर आए हैं सर, 40 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, 40 + 16 कितना हो जाएगा 56, तो इसको 56 पे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो 56 पर, तो 56 पर आप इसको डिवाइड करो, 10.08 को डिवाइड कर दो 56 के ऊपर, तो कैसे करोगे, क्या तरीका बताया था 56, तो इसको पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या यूज़ करोगे सर 100, तो बेटा इसका जवाब क्या आ जाएगा 5600 आ जाएगा, ठीक है। आप ज़ीरो को सेपरेट रखो, ज़ीरो पे सेपरेट रखो, आप ना 108 को 56 पे डिवाइड करो, तो आपका आ जाएगा 56, तो आपका 10 में से 6 कितने आ जाएंगे 4, तो आपका 9 में से 5 गए 4, तो 56 को अब 8 से मल्टीप्लाई करो, तो देखो क्या जवाब आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा सर, ये अब होगा, मैं चेंज कर दूं कलर ताकि आपको याद रहे, ये तो मोल्स आ गए मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट के, अब कैल्शियम ऑक्साइड के मोल्स कितने आ जाएंगे सर 18 डिवाइडेड बाय 0 क्योंकि 00 थे, तो सर इसका आंसर आ जाएगा 0.18। तो अब आप इन दोनों को कंपेयर करो, एक आंसर ये आ गया और कैल्शियम कार्बोनेट का क्या जवाब आया 0.5 मोल्स, दोनों में से किसकी वैल्यू कम है सर, जिसकी वैल्यू कम होगी डेट इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी डेट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। तो फार्मूला क्या होता है, यील्ड का फार्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ यील्ड सर, यील्ड का फार्मूला होता है, यील्ड का फार्मूला होता है सर, यील्ड का फार्मूला होता है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, तो एक्चुअल 0.8 कम थी और ये 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे सर, 0.18 का मतलब क्या हो जाएगा सर, इसको करेंगे डिवाइड 0 तो मल्टीप्लाई बाय 5, इसको करेंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो बेटा 2 0 से क्या हो गए कैंसिल हो गए, इसमें एक मिनट पीछे हमारे पास ये आंसर आया था, एक आया था 0.5 मोल्स आ गया था और एक आ गया था 0.18, तो बेटा 0.18 स्मॉलर था और 0.5 जो था वो था आपके पास लार्जर था। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं जी, 0.18 को डिवाइड करना है 0.5, सॉरी 0.5 नहीं था यहाँ पे, 0.5 नहीं था, 1.2 ये गलत आया, इसका आया था हमारे पास आंसर 1 को करोगे ना तो 1 को करोगे तो 0.2 आ जाएगा, सॉरी 0.2, दैट इज़ 0.2 आएगा, ये 0.2 आंसर आ जाएगा। तो बेटा एक्चुअल यील्ड का ये स्मॉलर है, नीचे आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100। अब सिंप्लीफाई कैसे करना है, इसको उठाओगे नीचे 100 आ जाएगा, इसको उठाओगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, मैं सिंपल करके लिखता हूँ 118 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ये 10 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, ये 2 0 से कट गए,
2 9 द 18, 9 को किस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। और यहाँ पे फिर देखो, यहाँ पे देखो क्या जवाब होगा सर, यहाँ पे जवाब होगा 90 जवाब होगा, दैट इज कॉल्ड 90 आंसर, 19 आंसर। तो ये था आज का ग्रैंड सेशन न्यूमेरिकल्स के हवाले से। तो आपने मुझे बताना है कि आपने आज ब्रिज बैच और ब्रिज बैच से याद आया आज लास्ट डे है, ऑलरेडी 11,000 से ज़्यादा बच्चे इनरोल्ड हो चुके हुए हैं। और डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। देखा कितने मेहनत से पढ़ा रहे हैं आपको, एक एक चीज सॉल्व करवाइए बेसिक लेवल से। ब्रिज बैच के बाद हमारा जो अगला बैच शुरू होगा दैट इज कॉल्ड यकीन बैच। और जाते हुए बता दूं 7 मई को ग्रैंड ओरिएंटेशन हो रही है हमारी, ठीक है, जिसमें हम बच्चों को गाइड करने वाले हैं कि एमडी कैट में किस तरह से परफॉर्म करना है, किस तरह से पढ़ाई करनी है। तो यकीन बैच में भी हम टोटली इससे भी ज़्यादा एफर्ट से आपको पढ़ाएंगे। तो आपने फीडबैक लाजमी देना है, कैसा रहा सेशन आपका, कितने मसले हल हुए न्यूमेरिकल्स के हवाले से, जल्दी से बताना है आपने। मेरे जूम के बच्चों कोई सवाल है तो मुझे बताओ, जल्दी से बताओ। जूम के स्टूडेंट, जूम के स्टूडेंट जी जल्दी बताएं बेटा, जल्दी से बताएं कैसा रहा सेशन, हाउ द सेशन। जी बेटा थैंक यू। तो अगले अब अच्छा इसके बाद इसकी डिस्कशन है, आपने अब करना है क्या है, मैंने लेक्चर पढ़ाया, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी लिंक्स मौजूद हैं, वहाँ पे जाओ टेस्ट परफॉर्म करो, वहाँ पे प्रैक्टिस मोड भी मौजूद है, सब चीज़ें करो वहाँ पर। इन सब जो बेसिक चीज़ें सिखाई हैं इसी को अपने जहन में रखो और उसकी प्रैक्टिस करो, और फिर जाके हमारा टेस्ट सॉल्व करना। इसके बाद जो डिस्कशन होगी वो हमारे टेस्ट की होगी, जो पॉइंट्स आपके रह जाएंगे उस टेस्ट में दोबारा से हम इनको दोबारा से रिवील्स करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है, और बहुत दिल लगा के पढ़ें। नियर पेयर की जो टेक्नोलॉजी है इसको यूज़ करें। देखो बेटा हमारे दौर में या आपके मम्मा पापा के दौर में इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, लेकिन अब सब कुछ मौजूद है। अगर इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर हम इस चीज़ से फ़ायदा नहीं उठा सकते तो बेटा सॉरी टू से हम कोई भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकेगा बेटा। देखो हमने कितना ज़बरदस्त सिस्टम बना के दे दिया जो आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस हर चीज़ को मॉनिटर कर रहा है, जो आपको बार बार अलार्म कर रहा है, अलार्म की फॉर्म में कर रहा है कि बेटा तुम ठीक नहीं कर रहे, तुम ठीक नहीं कर रहे, तुम्हारा स्कोर प्रेडिक्टर जो है नीचे जा रहा है, इसका मतलब तुम पढ़ नहीं रहे, ठीक है। अपने आप को मेंटेन करना है, हम तमाम टीचर आपकी मदद करेंगे आपके इस रिज़ल्ट को मेंटेन करने में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, थैंक यू।